हाय एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट बेसिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम शो करती है। ठीक है, यानी कि कंपनी के पास किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में एसेट्स कितने हैं, उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी हैं, और उसके पास जो है वो इक्विटी कितनी है। अच्छा, अब ये जो बैलेंस शीट होती है ये बनती है अकाउंटिंग इक्विजन पे। अकाउंटिंग इक्विजन क्या चीज़ है? अकाउंटिंग इक्विजन ये चीज़ होता है कि जो जितने भी आपके एसेट्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। यानी कि आपके ऊपर जितनी लायबिलिटीज हैं और आपके पास जितनी इक्विटी है। इक्विटी क्या चीज़ है? इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है जो कि शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस में। और जो लायबिलिटीज हैं वो सिंपल लायबिलिटीज हैं कि जो आपने उधार लिया हुआ है, और वो दोनों का जो सम होता है वो हमेशा एसेट्स के बराबर आना चाहिए। इस अकाउंटिंग इक्विजन की बेस पे आपकी बैलेंस शीट बनती है। अच्छा, अब सबसे पहले हम एसेट्स को देखते हैं। एसेट्स बेसिकली वो रिसोर्स होते हैं कि जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे। कि अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से ही मुराद है कि जो भी कंपनी के पर्पज हैं, अगर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बना के देगी या कुछ भी इस तरह का होगा तो वो कंपनी को उससे फायदा होगा। और अगर नॉन प्रॉफिट है तो जो भी उसका रिक्वायर्ड फंक्शन होता है वो फुलफिल करके देगी। अच्छा, इसके बाद हम एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कि जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो, या फिर जिनकी जो लाइफ है वो लेस देन 1 ईयर हो। मिसाल के तौर पे जिस तरह कैश है, कैश जो है वो तो खुद कैश होता है, वो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश की डेफिनेशन में आ जाएगा। जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, अब अकाउंट्स रिसीवेबल बेसिकली ये होता है कि आपने किसी को उधार पे कोई चीज़ बेची है और उस बंदे ने आपको पैसे देने हैं। अब वो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा थोड़ी होगा कि आपने किसी को उधार पे कोई चीज़ बेची है तो 1 साल या 2 साल आप वो आपको पैसे नहीं देगा और आप जो है लटकाए रखेंगे इस चीज़ को। ज़्यादातर इसी तरह होता है कि अगर आप किसी ने आपसे उधार पे चीज़ ली है तो मैक्सिमम आपका आप उसको 45 दिन का टाइम दे देंगे, 30 दिन का टाइम दे देंगे, 90 दिन का टाइम दे देंगे। इससे ज़्यादा आप उसको टाइम नहीं देते। तो बेसिकली ये भी लेस देन 1 ईयर में आपका जो एसेट है इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर है। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ही इस एसेट ने खत्म हो जाना, रिसीवेबल खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कैश बन जाएगा। इसी तरह जो आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी इसी तरह होता है कि वो एसेट आप इस तरह नहीं है कि आपने अगर इन्वेंट्री अपने पास रखी हुई है तो 1 साल के 2 साल वो पड़ी रहेगी, वो आप विद इन 1 ईयर ही आप उसको बेच देते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी एसेट्स आते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश ना हो, या फिर जिनकी यूजफुल लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हो। अब इसमें कौन से एसेट्स आते हैं? जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई आपने लैंड खरीदा हुआ है, या कोई आपके पास बिल्डिंग है, या आपके पास कोई प्लांट है जिससे आप जो है वो कोई चीज़ें बना के बेचते हैं, कोई इक्विपमेंट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, कोई इंटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। यानी कि आपने कोई लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, या आपने जो है इसी तरह कोई और इस तरह की चीज़ है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन आप उससे फ़ायदा ले रहे हो, जो कि एसेट्स की बेसिकली एसेट्स की डेफिनेशन में फॉल करता है कि वो आपका रिसोर्स भी है, आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हो, और वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रहा है लेकिन उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज हमें पता है ऑब्लिगेशंस होती हैं कंपनी पे जो कि एक्सपेक्टेड होती हैं कि आप उनको फ्यूचर के अंदर सेटल कर देंगे, और वो रिजल्ट करेंगी किस चीज़ में? रिसोर्सेज के आउटफ्लो में। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो सकता है कैश के थ्रू भी आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है, या किसी भी और तरीके का जो एसेट है या कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका जो रिसोर्स है वो आपको देना पड़ सकता है लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। अच्छा, लायबिलिटीज भी जिस तरह हमने एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, लायबिलिटीज भी इसी तरह दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक करंट लायबिलिटीज होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। अब करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं कि जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं टू सेटल विद इन 1 ईयर। जैसे कि अकाउंट्स पेएबल है, यानी कि अगर आपने किसी से उधार पे कोई कोई चीज़ खरीदी हुई है तो वो ये नहीं है कि आपको 2 साल का टाइम दे देगा कि जी आप मुझे 2 साल बाद पैसे दे देना। या फिर आपने किसी से शॉर्ट टर्म डेट लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म डेट होता है कि कोई छोटा मोटा डेट है, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, तो वो आपने किसी से लिया हुआ है, तो ये नहीं कि वो आपको कहेगा जी ये 2 साल 3 साल बाद आप दे देना, क्योंकि इतनी छोटी अमाउंट है कि वो अगर आप उसको 2 साल 3 साल पे लेके जाएंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से 2-3 साल बाद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहनी।
अच्छा, इसके बाद आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। ये वो लायबिलिटीज होती हैं कि जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप इनको 1 ईयर के अंदर अंदर सेटल करें, यानी कि आप 12 महीनों से ज़्यादा भी टाइम ले सकती हैं इनको सेटल करने के लिए। जैसे आपने किसी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया, या कोई आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं इक्विटी को। इक्विटी बेसिकली क्या होता है? वो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, जिस तरह हमने पीछे बात की कि जिस तरह आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो रिप्रेजेंट करती है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें और हम जो है लाइबिलिटीज को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एसेट्स लेस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। तो ये वो चीज है कि जिस तरह आपके पास एसेट्स हैं 10,000 के, और आपने जो है लोगों को उससे उधार लिया हुआ है 5,000 का, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी आज बंद हो जाए और आपने जो है लोगों के पैसे वापस करने हैं 5,000, ठीक है, और आपके पास टोटल एसेट्स 10,000 के, आपकी कंपनी बंद होगी, आपने जो अपने एसेट्स थे, मशीनरी थी, लैंड था, बिल्डिंग था, जो भी था, आपने गए, आपने मार्केट में उसको बेच दिया। आपने उसको 10,000 का बेचा, आपको वापस मिले पैसे 10,000 रुपए, ठीक है। अब उस 10,000 में से आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, जो आपने लोगों के पैसे देने हैं, आप वो 5,000 उनको वापस करेंगे। अब आपके हाथ में क्या बचा? आपके हाथ में बचा 5,000। अच्छा, ये 5,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 5,000 रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपका स्टेक है उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। यानी कि आपने एसेट्स को बेचा, आपने लाइबिलिटीज को सेटल किया, तो अल्टीमेटली आपको क्या पैसे बच रहे हैं? आपको जो 5,000 बच रहे हैं वो आपकी इक्विटी। अच्छा, इक्विटी बनती किस किस चीज से है? सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो जब आप कंपनी नहीं बनती है तो वो शेयर्स इशू करती है। तो जो लोग शेयर्स खरीदते हैं और जो पैसे उस उन शेयर्स के अगेंस्ट देते हैं, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो वो सबसे पहला जो बेसिक पार्ट होता है इक्विटी का वो होता है। यानी कि मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरा उस कंपनी में इक्विटी क्या है? मेरा उस कंपनी में इक्विटी है सिर्फ वो शेयर कैपिटल जो मैंने पे करके तो शेयर्स खरीदे हैं। उसके बाद आती है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स ये चीज है कि कंपनी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट कमा रहा है। अब वो प्रॉफिट जो कमाता है, जो भी कंपनी एक प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट किसका होता है? वो क्या कंपनी के एम्प्लॉइज का होता है? क्या कंपनी के डायरेक्टर्स का होता है? वो किसका होता है? वो कंपनी के शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है। अब कंपनी या तो उसको डिविडेंड की सूरत में फौरन पे कर दे, मतलब उसने प्रॉफिट कमाया 5,000 का, तो वो फौरन ही 5,000 को जितने शेयर होल्डर्स है उनको दे दे। या फिर कंपनी क्या करे? उन 5,000 को अपने पास रिटेन कर ले, ठीक है, जो अर्निंग्स उसने की हैं उनको अपने पास रिटेन कर ले, और उन अर्निंग्स के थ्रू वो जो है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है या फ्यूचर में डिविडेंड दे सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वो पैसे हैं किसके? वो पैसे हैं शेयर होल्डर के, इसलिए वो पैसे जाते हैं कहाँ? इक्विटी के अंदर, ठीक है। तो ये वो लिखा हुआ है कि रादर देन पेड आउट एज कैपिटल डिविडेंड, वो कंपनी उन पैसों को रिटेन कर लेती है। अच्छा, इसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ये क्या चीज़ है? कि कंपनी ने एक एसेट खरीदा 10,000 का, तो कंपनी ने आज वो एसेट खरीदा है 10,000 का, लेकिन आज से 5 साल के बाद उस एसेट की वैल्यू 10,000 नहीं रहनी, वो या कम होगी या ज्यादा होगी, कंसिस्टेंट कभी नहीं रहेगी। तो हम अगर उसको रीवैल्यू कराएं, ठीक है, हम उसको रीवैल्यू कराएंगे कि आज मार्केट में इस एसेट की क्या वैल्यू है। तो हम एज्यूम करते हैं कि वो एसेट लैंड है, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती। तो हमने लैंड को जो है रीवैल्यू कराया, और हमें पता चला कि हमने जो 5 साल पहले 10,000 का एसेट खरीदा था वो आज हो गया 15,000 का, ठीक है। अब जो ये ऊपर का 5,000 है, ये आपकी जेब में नहीं आया, ठीक है, ये कंपनी के पास पैसे नहीं आए। ये सिर्फ एक एज्यूम्ड फिगर है, एक अनरियलाइज्ड फिगर है कि आपके पास जो आज एसेट है उसकी वैल्यू 10 नहीं, उसकी वैल्यू है 15,000, ठीक है। तो आप जो है अपने एसेट को 10 पे ना रिकॉर्ड करो, आप अपने एसेट को 15 पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज 15,000 है। लेकिन जो ऊपर का 5,000 है वो आज आपकी जेब में नहीं आ रहा। वो वैसे एक अमाउंट है कि आपने जो है एक वैल्यू निकाली कि हाँ ये हमारे एसेट की इतनी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा, जिस तरह हमने इसके डेबिट क्रेडिट को देखे, तो अब जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, जिस तरह हमने पहले बात की है कि जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे जिस तरह एसेट डेबिट हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट अब जिस तरह जब भी हम एसेट खरीदते हैं, ठीक है, जब भी हमने एसेट बढ़ाना होता है तो हमें उसके अगेंस्ट पैसे देने पड़ते हैं। हमको पैसे देते हैं, हमें एसेट आता है, और फिर जो है वो हम अपना एसेट डेबिट करते हैं, उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश भी हमारा एसेट है जो कि हम पे करें। और जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं हो रहा। ना ही हम किसी से वादा कर रहे हैं कि हम जो है उसको पैसे देंगे, यानी कि पेएबल भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो
तो इस डेबिट के अगेंस्ट जो कि आपका एसेट बढ़ है 5,000 की वैल्यू से, उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या होना चाहिए? तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट होगी आपकी रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो कि बनती है इक्विटी। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ऐसी चीज है कि जो भी बढ़ रही है, कम हो रही है, वो पांच चीजों में आएगी, या वो एसेट होगा, या वो इनकम होगी, या वो एक्सपेंस होगा, या वो आपकी लायबिलिटी होगी, या वो इक्विटी होगी। ठीक है, तो ये जो आपका एक एसेट तो बढ़ है, ठीक है, वो डेबिट हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ना ये आपकी लायबिलिटी है, आपने किसी को पैसे नहीं देने, ना ये आपकी इनकम है क्योंकि आज आपके पास कुछ नहीं आ रहा, ना ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको पैसे देने भी किसी को नहीं पड़ रहे, ना ये आपका एसेट है क्योंकि एसेट के तो आपने अगेंस्ट उसके अपने एसेट को डेबिट किया हुआ है। तो ये क्या बन जाती है? ये आपकी होती है इक्विटी। तो इसलिए ये आपका तीसरा पार्ट है इक्विटी का। तो इस लेक्चर के लिए यही कुछ था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।